हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स की इकाई 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस इकाई का नाम है परमाणु एवं नाभिक। इस इकाई में दो अध्याय हैं। पहले अध्याय में हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे अध्याय में हम नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय हमारा क्लास 11th में भी सेम टू सेम है। क्लास 11th के रसायन शास्त्र का दूसरा अध्याय भी हमारा परमाणु संरचना से संबंधित है, तो यह अध्याय उन्हें भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और आज हम पहले अध्याय को यानी परमाणु वाले अध्याय को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, इस अध्याय का हमारा पहला प्रश्न है, महर्षि कणाद का परमाणुवाद क्या है। महर्षि कणाद का परमाणुवाद क्या है, तो इसके आंसर को हम धीरे धीरे समझेंगे। तो परमाणु के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने बताया है, जैसे कि वर्तमान में डाल्टन ने परमाणु की परिभाषा दी थी। इसके बाद जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में समझाया था। इसके बाद रदरफोर्ड आए और उसके बाद बोर नाम के नील्स बोर जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने परमाणु को परिभाषित किया। लेकिन इन सबसे हजारों वर्ष पूर्व हमारे भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने परमाणु को पहले ही समझा दिया था। तो इसका हमें आंसर लिखना है, भारतीय मनीषी महर्षि कणाद ने ईसा से 600 वर्ष पूर्व परमाणु को परिभाषित कर दिया था। इस सिद्धांत को हम महर्षि कणाद का परमाणुवाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अदृश्य एवं अविनाशी होता है, जो अदृश्य एवं अविनाशी होता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। यानी किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो दिखाई ना दे और जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, यानी अविनाशी का जो अर्थ होता है वह होता है कभी भी नष्ट ना होने वाला, जिसे हम और आगे नहीं तोड़ सकें। तो क्या परिभाषा हुई हमारी परमाणु की महर्षि कणाद के अनुसार, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अदृश्य एवं अविनाशी होता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, इसके मुख्य बिंदु लिखिए। तो आंसर में हम लिखेंगे, सन 1808 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। पहला बिंदु हम लिखेंगे, पहला बिंदु है हमारा, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। क्या होगा पहला बिंदु, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरा बिंदु लिखेंगे हम, परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा बिंदु है हमारा, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। बिंदु नंबर चौथा है हमारा, परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है जो रासायनिक अपक्रिया भाग लेती है। तो एक बार हम चारों बिंदुओं को समझ लेते हैं। पहले बिंदु में हमने क्या लिखा था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यानी कि डाल्टन को केवल यही पता था कि परमाणु को आगे और आगे नहीं तोड़ सकते, यानी परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, परमाणु से सूक्ष्म कुछ भी नहीं, यानी परमाणु सबसे छोटी इकाई है। डाल्टन ने क्या कहा था पहले बिंदु में, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरे बिंदु में डाल्टन ने बोला कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन यह बात आज की अवधारणा से बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि हमने परमाणु को वर्तमान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांट लिया है। तो दूसरा बिंदु हमारा गलत होता है, लेकिन हमें परीक्षा में तो यही लिखना है, हमें लिखना है परमाणु अविभाज्य होता है। तीसरा बिंदु है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमने दो तत्व ले लिए, एक लोहा है, एक कॉपर है, यानी लोहा के जो परमाणु होंगे, लोहे की अगर अकेली बात की जाए तो लोहे के सारे परमाणु समान होंगे, लेकिन एक साइड हम लोहे के परमाणु रखें और दूसरी साइड हम कॉपर के परमाणु रखें तो ये भिन्न भिन्न हो जाएंगे आपस में। क्या लिखा हमने तीसरा बिंदु, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अंतिम बिंदु है हमारा, परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है जो रासायनिक अपक्रिया भाग लेता है, यानी परमाणु हमारा रासायनिक अपक्रिया भाग लेता है। ठीक है, यह था हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो सन 1808 में आया था। लेकिन डाल्टन से 2600 वर्ष पूर्व, यानी ईसा से 2600 वर्ष पूर्व हमारे महर्षि कणाद ने इस सिद्धांत को दे दिया था।
और जैसा का तैसा ही डाल्टन ने दिया है, यानी दोनों में बहुत कम अंतर है, दोनों समान ही हैं। और इसी बात को डाल्टन को कहने में 1000 वर्ष लग गए, यानी 2600 वर्ष लग गए। अब हम इसके बाद तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, वह है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यानी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज के आधार पर ही इन्होंने एक परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसे हम थॉमसन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है हमारा, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, इसके मुख्य बिंदु लिखिए। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, इसके मुख्य बिंदु लिखिए। तो जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1898 में एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी कि थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल किया था उसकी तुलना उन्होंने वाटरमेलन से की थी। वाटरमेलन तो आपने देखा ही होगा, तरबूज, यानी कि जिस प्रकार तरबूज में बीच में मांसल भाग होता है लाल रंग का, वैसा ही परमाणु के अंदर उसका संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश उपस्थित होता है। और जिस प्रकार वाटरमेलन के बीच बीच में काले रंग के बीज उपस्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के अंदर भी बीच बीच में ऋणावेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो परमाणु सिद्धांत जो थॉमसन ने दिया था वह क्या होगा हमारा, हम इसे लिखेंगे। कैसा लिखना है कि थॉमसन के अनुसार परमाणु एक ठोस गोला होता है और इसका संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश इसमें समान रूप से फैला रहता है। परमाणु एक ठोस गोला होता है और इसका संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश इसमें समान रूप से फैला रहता है। फिर हम लिखेंगे कि इस मॉडल की तुलना थॉमसन ने वाटरमेलन यानी कि तरबूज से की थी। जिस प्रकार तरबूज में लाल रंग का मांसल भाग उपस्थित होता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु में भी धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान समान रूप से फैला रहता है। और जिस प्रकार वाटरमेलन यानी कि तरबूज में बीच बीच में काले रंग के बीज उपस्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में भी बीच बीच में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो इस मॉडल की तरबूज से तुलना होने के कारण हम इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं और इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। एक और नाम क्या है इसका, प्लम पुडिंग मॉडल। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, थॉमसन के परमाणु मॉडल के सफलताएं एवं दोष लिखिए। यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल की सफलताएं एवं कमियां लिखिए। तो सफलताएं लिखेंगे हम पहले हेडिंग डालकर। पहली सफलता जो थी हमारी थॉमसन के मॉडल की वह है, इस मॉडल के द्वारा गैसों के आयनीकरण के सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। यानी गैसों का जो आयनन होता है, प्लस माइनस में बांट लेते हैं हम, उसकी व्याख्या की जा सकती है। दूसरा बिंदु हमारा जो लाभ है, जो सफलता है, इस सिद्धांत के द्वारा तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या की जा सकती है। तीसरा बिंदु है, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हमने फिजिक्स की पिछली इकाई में पढ़ा था और तापायनिक उत्सर्जन भी उसमें पढ़ा था, तो इन दोनों की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारा पहला बिंदु, इस सिद्धांत के द्वारा गैसों के आयनीकरण की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा बिंदु, इस सिद्धांत के द्वारा तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या की जा सकती है। तीसरा बिंदु है, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। अब इसकी कमियां कौन कौन सी हैं? तो पहली कमी जो सबसे बड़ी है इस सिद्धांत की, वह है इस सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन के रेखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। हाइड्रोजन का एक रेखिल स्पेक्ट्रम होता है जो हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, आगे प्रश्न आएगा इसका, उसकी व्याख्या सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो पहली कमी क्या है, इस सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन के रेखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और दूसरी जो कमी है वह है, इस सिद्धांत के द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह भी हम आगे पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है।